आज से ठीक 5 साल कबल कौमी राजधानी दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन में वाक़े तबलीगी जमात के चीफ मौलाना मोहम्मद साद और दीगर लोगों पर कोविड फैलाने का इल्जाम लगाते हुए मामला दर्ज किया गया था। अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जांच में इस केस में बड़ा खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने अदालत को जानकारी दी है कि मौलाना साद की स्पीच से जुड़े मवाद की जांच की गई, लेकिन इनमें कोई भी काबिल एतराज बात नहीं मिली। पुलिस ने उनके लैपटॉप से बरामद स्पीचों की बारीकी से जांच की और नतीजा निकाला कि इनमें किसी भी तरह की भड़काऊ या मुतनाज़ा मवाद मौजूद नहीं है। यकीनन ये मौलाना साद के साथ साथ मुल्क के मुसलमानों के लिए बड़ी राहत है। दुनिया भर में हिंदुस्तान की सियासत, सिस्टम और मीडिया ने कोरोना के नाम पर तबलीगी जमात और मुसलमानों को जमकर निशाना बनाया। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान में फैलने वाले कोरोना का सारा ठीकरा सिर्फ तबलीगी जमात को बताया और मुसलमानों को सरेआम जलील और रुस्वा करवाया। तब तबलीगी जमात पर जमीयत उलेमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने जो कहा था, आज उसे फिर से सुनने की जरूरत है। मतलब में कोई बात ऐसी नहीं हुई जिसको उछाला जाए, ये तो फिर परस्त ताकत की तरफ से बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। मरकज वालों ने बार बार राब्ता कायम किया और ये चाहा कि किसी तरह इन लोगों को परमिट मिल जाए तो ये अपनी जगहों के ऊपर पहुंच जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक के प्राइम मिनिस्टर ने जब लॉकडाउन किया तो ये कह दिया कि जो जहाँ हैं उनको वहीं रहना चाहिए। इन लोगों ने अपने मरकज़ के अंदर रखा, तो मरकज़ के अंदर तो हमेशा हज़ारों आदमी रहते हैं, जिसके अंदर गैर मुल्की भी थे और मुल्की लोग भी थे। अब उसके बाद इस चीज़ का फैल जाना है, ये तो एक अजीब व गरीब सी चीज़ है। कोई कोताही नहीं कि मरकज़ तो बार बार इत्तला देता रहा और ये चाहता रहा कि इजाज़त मिले तो इन लोगों को अपनी जगहों पर पहुँचाया जाए। ये कोई मरकज़ की गलती नहीं है। अगर नहीं दिया गया तो जिन लोगों को इजाज़त देनी चाहिए थी उनकी गलती कि उन्होंने क्यों नहीं इजाज़त दी। दिलचस्प यह है कि इससे कबल जुलाई 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात के 70 लोगों के खिलाफ दर्ज FIR और चार्जशीट को रद्द कर दिया। ये केस कोविड-19 के फैलाव और लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी से जुड़े मार्च 2020 में दर्ज किए गए थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने हुक्म में तबसरा करते हुए कहा था कि FIR या चार्जशीट में कहीं ये नहीं कहा गया है कि अर्जी गुजार कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे या उन्होंने लापरवाही से या गैर कानूनी तरीके से वायरस फैलाने के इरादे से बाहर निकलने की कोशिश की थी। इन चार्जशीट्स को जारी रखना अदालती अमल के साथ ज्यादती होगी और ये इंसाफ के हक में नहीं है। हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये लोग लॉकडाउन की वजह से मरकज में रहने को मजबूर थे, उनके पास बाहर निकलने का कोई जरिया नहीं था और बाहर निकलना खुद लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी होता। ऐसे कोई इल्जाम नहीं है कि इन अर्जी गुजारों में से कोई कोविड पॉजिटिव था या उन्होंने निगरानी अमले के साथ कोई ताउन नहीं किया हो। अदालत ने आखिर में ये भी कहा कि सिर्फ इसीलिए कि वो मरकज में रह रहे थे उन्हें कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। वो तो महामारी की वजह से मजबूरी में वहाँ रह गए थे, उनके खिलाफ कोई भी मुजरिमाना मामला साबित नहीं होता। दरअसल ये मामला 2020 का है, जब कोविड की पहली लहर के दौरान मरकज निजामुद्दीन में एक मजहबी इज्तिमा का इनेकाद किया गया था। उस वक्त लॉकडाउन और कोविड प्रोटोकॉल नाफिज थे। इल्जाम था कि इस इज्तिमा से बीमारी फैलने का खतरा बढ़ा और नियमों की अनदेखी की गई। इसी बुनियाद पर 31 मार्च 2020 को मौलाना साद और दीगर लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। सुनिए और देखिए, तब यानी 2020 में निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के SHO किस लहजे में तबलीगी जमात के लोगों को समझा रहे हैं और लाचार बेबस मुसलमान उनकी बातों को सुन रहे हैं। करने के और वार्निंग देने के बावजूद भी वहाँ पे मरकज में हमेशा 1,500 से 2,000 की गैदरिंग है। बात है ना? पहले से है या बाद से? आप मेरी बात को सुनिए जी, पहले आप मेरी बातों को मेरी वे में सुन लीजिए, समझ लीजिए। ये आप लोगों के लिए आसानी के लिए है। अगर मैं बुला के इस तरह से आपसे बात कर रहा हूँ और वीडियो रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ और ऊपर CCTV कैमरा, तो उसका कोई पर्पज है? सही है। बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है, 5 आदमी से ज्यादा होंगे नहीं, सारे रिलीजियस प्लेसेस बंद है और ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए, ये मेरी सुरक्षा के लिए नहीं है, मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं है, ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए है। आप लोग जितना डिस्टेंस मेंटेन करेंगे उतना ही जी जाएंगे, बचेंगे, लाइफ के लिए रिक्वायर्ड है ये। वो कुछ नहीं देख रहा, रिलीजन रिलेटेड चीज नहीं देख रहा। तो आप लोगों को बार बार आगाह करने के बावजूद भी ये चीज समस्या हल नहीं हो रही है। अब मैं आपको जो आपके हाथ में नोटिस है, ये नोटिस आपको दे रहा हूँ और मोहम्मद साद साहब के नाम पे दे रहा हूँ। इसके बाद भी अगर कोई ऐसी इशू निकला और आप लोगों ने इसको बिल्कुल तुरंत प्रभाव से क्लियर नहीं किया
तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन के लिए मजबूर हूँ। सर हम आप कह रहे हैं हमने 1,500 लोग कल भेजे हैं यहाँ से, और अभी भी अभी कितने लोग हैं वहाँ? अभी 2,500 में से एक रह गए हैं, 1,500 हम भेज चुके हैं और अब भी भेज रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ अभी कितने लोग हैं मरकज में? 1,000 हैं। वो कहाँ के हैं? सब दिल्ली से बाहर के। दिल्ली का कोई कहाँ के? कोई लखनऊ का है, कोई बनारस का है, कोई खतौली का है, बिजनौर का, इस तरह ये सब जाना चाहते हैं, लेकिन बॉर्डर सील है, क्या करें जी। हम इनको अभी भी आपको जिस वे में निकालने के लिए हम तैयार हैं। आप इनको एसडीएम साहब से बात कर लीजिए। आप हमें नंबर दे सकते हैं, बात कर लीजिए। ये आप इस तरह की बातें मत मेरे से करो यार, आपके पास एसडीएम का भी नंबर नहीं है। एसीपी आप मेरी बात सुनो, आप इस तरह की बातें मत करो। आप पढ़े लिखे बंदे हैं यार, आप ऐसी बातें मत करो। मैं दे दूंगा एसडीएम साहब का भी नंबर, पर आप इस तरह की बातें ना करें कि आपको एसडीएम का भी नंबर नहीं पता। आप यहाँ पे इतना बड़ा मरकज चला रहे हैं, हमेशा 2000 की गैदरिंग होती है, इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पे सारे लोग होते हैं। अगर मैं इस वे में बात कर रहा हूँ और इस तरह से आपको गंभीरता बता रहा हूँ यहाँ बुला के, तो उसका पर्पज है। हम आपको बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में बता रहा हूँ। अब आप सुनिए मेरी बात को, एसडीएम साहब से संपर्क करें तुरंत। और जैसे कि आज भी कुछ आए हैं, इस तरह के नहीं आएंगे, स्पेशल ब्रांच के हमारे पास इंफॉर्मेशन है, सीनियर अफसरों के फोन आए हैं। अभी वो सारे के सारे आपसे वो नहीं करेंगे, मेरे थ्रू करेंगे। तो मैं इस चीज को आपको सख्त शब्दों में ये आपको कन्वे कर रहा हूँ बात को, तुरंत प्रभाव से इसको करिए। और अभी आप एसडीएम साहब से संपर्क कीजिए, गवर्नमेंट सारी फैसिलिटीज देंगी, जिसको आगे बसेस से निकालना है वैसे होगा, मैनेज कीजिए। ये 3-4 दिन से कर रहा हूँ, ये 3-4 दिन से आप इतने गंभीर हुए होते तो अब तक खाली होता। तो सर कल हम आए थे, अब आप मेरी बात सुन लीजिए जो मैंने कहा। मैंने सुन ली, कल आए थे और कल के बाद भी सिचुएशन वही की वही रही है। इस बात पे मेरे को 1 सेकंड सुन लीजिए, आर्गू नहीं करना। मैंने आपको ये बता दिया, एसडीएम साहब का भी नंबर लाके दे दो, मैं एसडीएम साहब से खुद भी बात कर लेता हूँ और आपके सामने करता हूँ। पर इसके बाद अगर मैंने ये चीजें कर ली तो मैंने आपको नोटिस दे दिया, बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा और इसमें किसी तरह से आप वो मत समझिएगा। एफआईआर में ये भी इल्जाम शामिल था कि मौलाना साद का एक ऑडियो रिकॉर्ड सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कोविड गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने की बात कही थी। हालांकि पुलिस की जांच में अब इस ऑडियो और उससे जुड़े दीगर डिजिटल सबूतों में जुर्म साबित करने के लिए कोई मुजरिमाना मवाद नहीं मिला है। अब सबसे पहले आपको सुनवाते हैं मौलाना मोहम्मद साद का वो ऑडियो, जिसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरी तबलीगी जमात को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और ये मौका अल्लाह ताला से माफी मांगने का होता है। ये मौका इसका नहीं है कि आदमी महज डॉक्टरों की बातों में आकर नमाजें छोड़ो जी, मुलाकातें छोड़ो, मिलना जुलना छोड़ो। क्यों नहीं यकीन करते? क्या 70,000 पैसे मेरे साथ हैं, फिर भी बीमारी आ गई कि जब अल्लाह ताला ने मेरे लिए बीमारी मुकद्दर कर दी तो मैं किसी डॉक्टर किसी दवा को साथ रखकर कैसे बच सकूंगा? 70,000 फरिश्ते मेरे साथ हैं, फिर बचाव नहीं हुआ तो अब इसके अलावा और दुनिया की मादी ताकतें मेरा क्या दिफा कर लेती? बस अल्लाह ताला से पनाह मांगो, इस्तिग़फ़ार करो। और ये मौका मस्जिदों को आबाद करने का है कि ये मौका मस्जिदों को छोड़ने और बिखरने का नहीं है। क्यों इस बात पर यकीन आ गया कि हम मिलेंगे तो बीमारी फैलेगी? इसका यकीन क्यों नहीं है कि हम आमाल की निस्बत पर जमा होंगे तो अल्लाह ताला इन हल्कों पर फरिश्तों को नाजिल करेंगे और फरिश्तों के नुज़ूल से दुनिया के अंदर सुकून और राहत। कि क्या तुम मौत से भाग जाओगे? कि मौत तो तुम्हारे आगे आगे चल रही है ना। जी हाँ, अल्लाह ने मौत को कुरान में आगे बताया है। अल्लाह ताला हालात लाते हैं तौबा और इनाबत के लिए। इन हालात में आमाल में कमी आना ये अल्लाह के गुस्से को और बढ़ा देगा। बस इस वक्त की जरूरत यह है कि एक तो मस्जिदों का आबाद करो, वरना अल्लाह की जात पर यकीन न रखने वालों की चालें और उनकी स्कीमें वो मुसलमान को बीमारी से बचाने के बहाने से उन्हें तरकीब नजर आ गई कि मौका है मुसलमानों को अमल से रोकने और बखेरने का, ताकि इनके दिलों में हमेशा के लिए ये बात बैठ जावे कि भाई बीमारी उड़कर लगती है, ये गुजर जाएगी बीमारी, लेकिन तुम्हारे साथ बैठना, एक प्लेट में खाना, इसका असर मुद्दतों क्या शायद कभी खत्म न हो। वो तो मुसलमानों की इनके दरमियान की मोहब्बतें खत्म करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है। जी हाँ, ऐसा नहीं है, प्रोग्राम बनाया गया है कि मुसलमानों को मुसलमान से अलग करने और इन्हें गैरों की तरह अछूत बनाने के लिए ये बहाना अच्छा है। इस मामले में 36 ममालिक के कुल 952 गैर मुल्की शहरियों पर इल्जाम लगाए गए थे। इनमें से 44 मुल्जिमीन ने ट्रायल का सामना करने का ऑप्शन चुना, जबकि 908 ने जुर्म कबूल कर 4,000 से 10,000 तक जुर्माना भर दिया।
दिल्ली पुलिस ने इल्जाम लगाया था कि इन्होंने टूरिस्ट वीजा के जरिए हिंदुस्तान में एंट्री ली और मरकज में हुए इज्तिमा में हिस्सा लिया। पुलिस ने ये भी कहा कि इन गैर मुल्की शहरियों ने वीजा तजवीज की खिलाफ वर्जी करने के अलावा एक ऐसी सूरत हाल बनने दी जिससे वबाई बीमारी फैली और मरकज में मौजूद लोगों के साथ साथ आम आवाम की जिंदगी के लिए भी खतरा पैदा हो गया। जब इज्तिमा में शामिल कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो हुकूमत ने तबलीगी जमात के लोगों पर हिंदुस्तान में कोरोना वायरस फैलाने का इल्जाम लगाया, जिसके चलते मुल्क में एक घबराहट का माहौल बन गया। मरकजी हुकूमत के हुक्म पर रियासती सरकारों ने उन्हें खोजने और क्वारंटीन करने के लिए मुल्कगीर मुहिम भी शुरू की थी। कोरोना के नाम पर तबलीगी जमात को बदनाम करने में पूरी सियासत मेहनत में जुट गई थी। ज्यादातर सियासी पार्टियों ने मरकज के नाम पर नफरत को जी भर के हवा दी। मुसलमानों को इस तरह से पेश किया गया जैसे ये इंसान नहीं बल्कि खुद कोरोना है। ये शुद्ध रूप से तबलीगी जमात का तालिबानी जुर्म है। इस तरह के आपराधिक कृत्य को किसी भी तरह से न नजरअंदाज किया जा सकता है और न माफ किया जा सकता है। जिस तरह से कितने लोगों की जिंदगियां, कितने लोगों की जानों को इन्होंने खतरे में डाला, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आज पूरा देश जब एक स्वर में एकजुट होकर के इस कोरोना के कहर को खत्म करने के लिए, उसको परास्त देने के लिए, उसको शिकस्त देने के लिए एकजुट खड़ा हुआ है, तो ऐसे हालात में इस तरह की खतरनाक सोच, इस तरह की खतरनाक आपराधिक चीजें, इसको हम एक नेग्लिजेंस नहीं कहते, इट्स क्रिमिनल नेग्लिजेंस, एक आपराधिक लापरवाही है। और लापरवाही हम नहीं बल्कि इसको कहीं ना कहीं जो है वो जानबूझ करके इस तरह की चीजों को किया गया है। इसका असर ये हुआ कि जहां कोई टोपी और दाढ़ी में नजर आता था, लोग दूरियां बना लेते। हॉस्पिटल्स में जेरे इलाज मुस्लिम मरीजों के साथ जानवरों जैसा सलूक करने की खबरें आती रहीं और फिर मीडिया ट्रायल भी अलग से होता रहा। कोविड के पीरियड में भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत बढ़-चढ़ करके सोशल वर्क को अंजाम दिया और लोगों की मदद की। और उसी दौरान जो बेबुनियाद अफवाहें फैलाई गईं और उसमें जिस तरीके से तबलीगी जमात को टारगेट किया गया वो काफ़ी अफसोसनाक था। उसी वक्त हम लोगों ने ये कहा था कि इसके पीछे कोई भी हकीकत नहीं है। तो क्योंकि कोई भी शख्स जो मजहबी हो वो ज़ाहिर बात है अपने मज़हब के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करता है और ना चाहते कि उलमा इकराम। इस वजह से इस सिलसिले में अब जो मौलाना साद साहब को क्लीन चिट दी गई है, इसका हम लोग वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आइंदा इस किस्म की हरकतें नहीं होंगी। यकीनी तौर पर जिस तरीके से कोविड के पीरियड में मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई, वो अपने आप में हम समझते हैं कि एक बड़ा जुर्म था। और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनको चाहिए कि पब्लिकली आवाम से माफ़ी मांगे, जिससे कि जो मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई थी उस सिलसिले में वजाहत हो। आज 5 साल की लंबी जांच और सबूतों की छानबीन के बाद ये नतीजा निकला है कि मौलाना साद के खिलाफ लगाए गए इल्जामात को साबित करने के लिए कोई बुनियाद नहीं है। इस तरह मौलाना साद और उनके हामियों को कोविड दौर के उस बड़े मुतनाज़ा वाक़ये से जुड़े इस मामले में बड़ी राहत मिली है। लेकिन सवाल वही है कि क्या हिंदू मुसलमान की सियासत करने वालों के मुंह पर ये बड़ा तमाचा नहीं है? लखनऊ से अतीक अहमद के साथ नदीम अहमद की रिपोर्ट।